हम इसको लेते हैं एक्टोथर्म और हम इसको लेते हैं एक्टोथर्म और एंडोथर्म में। अब कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं हम आम जुबान में कह लेते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ छिपकलियां होती हैं। हमने कभी सर्दियों में छिपकली क्यों नहीं देखी, हम सिर्फ गर्मियों में क्यों देखते हैं? क्योंकि छिपकली की बॉडी ब्लड जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है छिपकली। तो होता क्या है कि जैसे हमारी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वैसे ही उसकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो अब अगर उसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, चले हम और ठंड में चले जाते हैं, अगर उसका टेम्परेचर अराउंड 3 to 4 डिग्री सेल्सियस है एनवायरनमेंट का, तो उसके ब्लड का टेम्परेचर भी वैसे ही कम होना शुरू हो जाता है। अब अगर वो हमारी तरह बाहर फिर रही होगी तो यकीनी बात है उसका ब्लड जो है वो टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के लिहाज से चल रहा होता है, उसकी तो बॉडी फ्रीज हो जाएगी। क्या होता है कि सर्दियों में आपको छिपकली नहीं नजर आती क्योंकि वो किसी ऐसी जगह पे गई होती है, किसी बिल वगैरह में, किसी वार्म जगह पे, या तो धूप में दिन के टाइम जब धूप होती है सर्दियों में तो वो छत के ऊपर आपको नजर आ जाएगी कहीं पे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो उस जो ठंड है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके अगेंस्ट वो काम नहीं कर सकती। लेकिन हम वार्म ब्लडेड है, गर्मी है या ठंड है हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहना है। तो एक्सटर्नल चेंजेस, अब जैसे सपोज कर लेते हैं कल बहुत गर्मी होगी, कल 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है अचानक, ठीक है। आज 27 डिग्री टेम्परेचर है, अराउंड 7 to 8 डिग्री सेल्सियस का आपकी जो है ना एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया। तो क्या हमारी बॉडी में भी टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहना है। हाँ, ये हो सकता है कि कल हमें थोड़ी सी गर्मी लगना शुरू हो जाए, आज थोड़ी सी ठंड लगना शुरू हो जाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और वैसे भी अब सोचने की बात है कि अगर ऐसी ही बात है तो सर्दियों में हमें ठंड क्यों लगती है और गर्मियों में हमें गर्मी क्यों लगती है, इसका आंसर हम बाद में करेंगे। हम पहले देखते हैं होम्योस्टेसिस, जो हमारी मेन डेफिनेशन। तो हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किस चीज से? वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनसे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, आपने अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है किस चीज से? जो फ्लक्चुएशन हो रही है, जो चेंजेस हो रही हैं उनसे हमें नुकसान पहुंचेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही है उनसे जो नुकसान पहुंचेगा उससे हमने अपनी बॉडी को बचाना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब सबसे पहली चीज है कि आपके पास होम्योस्टेसिस की टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ना होम्योस्टेसिस में वैसे तो हमारे पास देखा जाए तो हमारी बॉडी में हर चीज जो है वो एक नैरो रेंज में रहती है। हमारे ब्लड की पीएच, हमारा खाना कितना किस हद तक हजम होगा, हमारी ब्लड की सपोज हार्ट रेट है, हर चीज एक खास रेंज में रहती है। लेकिन होम्योस्टेसिस में हमने हर चीज नहीं लेनी, हमने होम्योस्टेसिस में वो चीजें लेनी है जो सडनली एनवायरनमेंट में चेंज आता है, जो सडन चेंजेस से होती है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट के सडन चेंजेस हैं उनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं हमारी बॉडी में जो सडनली चेंज हो सकती है? सबसे पहले हो सकता है आपने आज पानी ज्यादा पी लिया, वाटर, ठीक है। हो सकता है आपने आज पानी ज्यादा पिया, कल आप पानी कम पियोगे, तो वाटर जो है वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में चेंज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सोल्यूट्स, आज गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, आपकी बॉडी में से सारे सोल्यूट्स निकल जाएंगे। आपकी बॉडी को उन सोल्यूट्स की भी जरूरत है, अगर वो सारे निकल गए तो फिर आप अपनी बॉडी में फंक्शनिंग कैसे करोगे? इसका मतलब है हमें सोल्यूट्स भी किसी तरह बचाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज, जब से स्टार्ट से मैं एग्जांपल दे रही हूँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो भी बहुत जल्दी चेंज होता है। तो ये तीन मेन चीजें हैं जो सडनली चेंज होती है। तो इन तीनों को पढ़ने के लिए, इन तीनों को सॉरी, इन तीनों को स्टेबल करने के लिए, इन तीनों की रेगुलेशन करने के लिए हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस करती है। और होम्योस्टेसिस के अंदर तीन मेन टाइप्स आ जाती हैं आपके पास। हम्म, मैंने बोर्ड नया लिया है, इसके अंदर ना पूरा पेज रिमूव करने के ऑप्शंस नहीं है, मैं इससे पहले तो कोई और बोर्ड कर लूंगी। खैर, हम चलते हैं आगे होम्योस्टेसिस की टाइप्स की तरफ। एक चीज याद रखनी है, टाइप्स, एग्जाम्पल्स और प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछता है होम्योस्टेसिस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, कौन सी एग्जांपल आती हैं, बात एक ही है, आपने कहना है कि तीन प्रोसेसेस हैं जो होम्योस्टेसिस में आते हैं। पहला, ऑस्मोरेगुलेशन।
नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, और लास्ट है थर्मोरेगुलेशन। तो मेरा ख्याल है थर्मोरेगुलेशन तो नाम से पता चल रहा है, थर्म मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेशन रेगुलेट करना। सो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के प्रोसेस को हम थर्मो रेगुलेशन में कहते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सबसे पहला था ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो जो वर्ड है ना, आप जब भी यूज करोगे, ऑस्मो यूज करते हैं वाटर के लिए, तो वाटर की रेगुलेशन को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। लास्ट एक नई चीज आ गई है, एक्सक्रीशन। एक चीज याद रखनी है, उर्दू में एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, खारिज करना। लेकिन अब इसमें सोचने की बात आ जाती है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो एक्सक्रीशन ही कर रहा है, लेकिन आपने कभी भी डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सक्रीशन में नहीं लेना। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन में सिर्फ एक प्रोसेस आ रहा है, वो है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, और इसके अंदर आपका लिवर भी थोड़ा बहुत काम करता है, तो हम लिवर की डिटेल भी पढ़ेंगे। और किडनीज है, यकीनी बात है, यूरिनरी सिस्टम का मेन पार्ट जो है वही किडनी है। हम इसके बारे में, इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम का बंदर का क्या काम आ गया, पानी तो ये भी निकालता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमने इसको